नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 9 अगस्त के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। आइए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज के इस सत्र में हम किन किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। भारत के चीफ जस्टिस के द्वारा पुलिस थानों में मानवाधिकार के खतरे को लेकर के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं। सबसे पहले हम उस पर चर्चा करेंगे। भारत में पुराने कोयला संयंत्रों को बंद करना चाहिए कि नहीं, इसको आधार बना करके एक एडिटोरियल लिखा गया है, हम उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। जो छात्र बाहर जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं उन्हें क्या क्या बाधाएं आ रही हैं, उसको आधार बना करके एक एडिटोरियल आया है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। और कर का संप्रभु अधिकार पूर्ण नहीं है, इसे आधार बना करके एक एडिटोरियल लिखा गया है, हम उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। सबसे अंतिम में आज के विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों को भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। आज के द हिंदू समाचार पत्र के पेज नंबर 1 पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है ह्यूमन राइट एट रिस्क इन पुलिस स्टेशन, और ये बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा कही गई है। ये टॉपिक जीएस पेपर 2 पॉलिटी और गवर्नेंस से जुड़ा हुआ है। तो आइए देख लेते हैं कि आखिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर उठाई गई हैं। यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश के द्वारा कहा गया है कि हिरासत में यातना और अन्य पुलिस अत्याचार ऐसी समस्या है जो अभी भी हमारे समाज में व्याप्त है। यहाँ पर भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना का यह कहना था कि मानवाधिकार, शारीरिक अखंडता और गौरव के लिए सबसे बड़ा खतरा पुलिस स्टेशन बनकर के उभरे हैं। यानी कि पुलिस स्टेशन में मानवाधिकार का उल्लंघन होता है, लोगों पर अत्याचार किए जाते हैं, जिससे उनकी डिग्निटी यानी कि गौरव को भी नुकसान पहुंचता है। यहाँ पर उनके द्वारा कहा गया कि संवैधानिक गारंटी होने के बावजूद हिरासत में यातना और पुलिस अत्याचार अभी भी जारी है। आपको यह ध्यान में रखना है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के विधिक सेवा ऐप और विजन स्टेटमेंट के विमोचन के अवसर पर ये बातें कह रहे थे। यहाँ पर उनके द्वारा ऐसी स्थिति को बदलने के लिए कुछ बातें कही गई है, कुछ सलाह दिया गया है। और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि पुलिस थानों में कानूनी प्रतिनिधित्व का अभाव गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। आप सभी जानते हैं कि जब किसी को भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, हिरासत में लिया जाता है, तो उसे भी कानूनी रूप से अपने बचाव का अधिकार होता है। यहाँ पर उनके द्वारा कहा गया कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तारी का जो पहला घंटा होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर पहले घंटे में उस व्यक्ति को अपने बचाव करने का कानूनी अधिकार नहीं दिया जाता तो इस कारण से आरोपी के केस के फैसले में बहुत ज़्यादा देरी होती है। और इस बात को उन्होंने प्रमुख रूप से कहा है कि जब भी किसी व्यक्ति को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो उस व्यक्ति के कानूनी अधिकार का सम्मान करना चाहिए। यहाँ पर उन्होंने न्यायपालिका के लिए भी कुछ बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि अगर न्यायपालिका को गरीबों और कमजोरों का विश्वास हासिल करना है तो न्यायपालिका को ये आश्वस्त करना होगा कि न्यायपालिका उनके लिए काम कर रही है, उनके लिए मौजूद है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जनता को ये लगना चाहिए कि पुलिस और न्यायपालिका जनता के लिए काम करती है, यह उन्हें डराने धमकाने के लिए काम नहीं करती। उनके द्वारा ये कहा गया कि बहुत लंबे समय तक कमजोर आबादी न्याय प्रणाली से बाहर रही है क्योंकि अदालतों के द्वारा अपनाई जाने वाली लंबी और महंगी प्रक्रियाएं गरीबों और कमजोरों को हतोत्साहित करती हैं। यानी कि इस कारण से बहुत सारे लोग न्यायपालिका पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि अगर कोई गरीब व्यक्ति अपना केस लेकर के न्यायपालिका के पास जाता है तो न्याय मिलने में उसे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है और ये प्रक्रिया बहुत ही लंबी होती है। और इन बाधाओं को तोड़ना आज न्यायपालिका की सबसे कठिन चुनौती बन गई है। यहाँ पर चीफ जस्टिस के द्वारा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है। उनके द्वारा ये कहा गया है कि यदि हम कानून के शासन के द्वारा शासित समाज के रूप में बने रहना चाहते हैं तो हमारे लिए यह अनिवार्य है कि हम अत्यधिक विशेषाधिकार प्राप्त और सबसे कमजोर लोगों के बीच में न्याय तक पहुंच के अंतर को कम करना होगा। यानी कि जो अमीर व्यक्ति है, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, वो तो हमारे देश में न्यायपालिका का उपयोग कर रहे हैं न्याय पाने के लिए, लेकिन जो सबसे कमजोर लोग हैं, जो हाशिए पर लोग हैं, उनके द्वारा
न्यायपालिका तक पहुंच बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि न्यायपालिका से न्याय पाना कितना लंबा और महंगी प्रक्रिया है। और इसी को देखते हुए उन्होंने ये कहा है कि पुलिस और न्यायपालिका इन दोनों को सबसे कमजोर लोगों के लिए काम करना होगा। उन्हें यह विश्वास दिलाना होगा कि ये दोनों उनके लिए खड़े हैं। यहाँ पर उनके द्वारा कहा गया कि अगर हम चाहते हैं कि समानता हमारे समाज की वास्तविकता हो तो अतीत को भविष्य का निर्धारण नहीं करने देना चाहिए। और उन्होंने कहा कि न्याय तक पहुंच यानी कि एक्सेस टू जस्टिस देश के लिए एक अंतहीन मिशन है और हमें लगातार प्रयास करने होंगे ताकि कानूनी गतिशीलता के आधार पर भविष्य का सपना देखा जा सके, एक ऐसा भविष्य जहां पर समानता एक वास्तविकता होगी। यानी कि न्यायपालिका को लगातार काम करना होगा, देश के लोगों को यह भरोसा दिलाना होगा कि न्यायपालिका उनके लिए खड़ी है और तभी जाकर के हमारे देश में समानता आ सकती है। तो यहाँ पर कुछ बहुत ही जरूरी बातें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा कही गई हैं और यहाँ पर पुलिस स्टेशन में ह्यूमन राइट के वायलेशन का मुद्दा उठाया गया है और इसके साथ साथ ही जिस तरीके से न्यायपालिका न्याय देने में देरी करती है और न्याय कमजोर लोगों से दूर होता जा रहा है, उसको देखते हुए उनका यह कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए एक और एडिटोरियल के यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 6 में एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है रिविजिट द आइडिया ऑफ एजिंग आउट इंडियाज कोल प्लांट और ये टॉपिक जीएस पेपर 3 इकोनॉमी और इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है। तो आइए देख लेते हैं कि आखिर इस एडिटोरियल में कौन कौन सी प्रमुख बातें कही गई हैं। यहाँ पर यह बताया गया है कि 2020-21 के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने यह कहा था कि पुराने कोयला बिजली संयंत्र को बंद कर देना चाहिए जो भारी मात्रा में उत्सर्जन और प्रदूषण फैलाते हैं। यहाँ पर उनके द्वारा कहा गया कि ऐसा करने से जो भारत का लक्ष्य है उत्सर्जन को लेकर के उसे प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। उनके इस विचार का बिजली मंत्री आर.के. सिंह के द्वारा भी समर्थन किया गया था। यानी कि उनका कहना था कि कोयला बिजली संयंत्र जो बहुत पुराने हो चुके हैं उन्हें बंद कर देना चाहिए। यहाँ पर कुछ विशेषज्ञों के द्वारा भी उनके पक्ष में तर्क दिया गया और कहा गया कि 25 साल से पुराने कोयला संयंत्रों को बंद करने के आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ बहुत ही ज्यादा हो सकते हैं। यहाँ पर उनके द्वारा यह तर्क दिया गया कि अगर हम नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं तो नए कोयला बिजली संयंत्रों का उत्पादन क्षमता बढ़ेगा, वहां पर कोयले का कम उपयोग होगा, उनकी दक्षता यानी कि इफिशिएंसी में सुधार होगा और इसीलिए उनकी लागत भी बचेगी। तो यहाँ पर कुछ लोगों का ये कहना था कि अगर हम नई तकनीक का उपयोग करते हैं और उस तकनीक का उपयोग करके नए कोयला बिजली संयंत्र बनाते हैं तो इससे भारत को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है और इसके आधार पर पुराने कोयला बिजली संयंत्रों को बंद कर देना चाहिए। यहाँ पर यह भी तर्क दिया गया कि पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा घोषित उत्सर्जन मानकों को पूरा करने के लिए आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण उपकरण अगर इन संयंत्रों में स्थापित किए जाते हैं तो यह पुराने संयंत्रों के लिए लाभकारी नहीं होगा, इसीलिए उन्हें सेवानिवृत्त करना बेहतर समाधान है। आप सभी जानते होंगे कि 25 वर्ष से अधिक पुराने संयंत्र देश के कुल स्थापित तापीय क्षमता का लगभग 20% है और हमारे देश की बिजली आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए उन्हें बंद करने से पहले जितने भी दावे किए जा रहे हैं, जो भी तर्क दिए जा रहे हैं, उन सभी को ठीक तरीके से देखना होगा कि आखिर उन दावों में कोई सच्चाई है कि नहीं। यहाँ पर संभावित लाभ कितने महत्वपूर्ण है इसको लेकर के चर्चा की गई है और कहा गया है कि कई पुराने प्लांट आज भी कम लागत में बिजली पैदा करते हैं। उदाहरण के लिए रिहंद, सिंगरौली और विंध्याचल जैसे प्लांट 30 साल से अधिक पुराने हैं और इनकी उत्पादन लागत लगभग 1.7 रुपीज पर किलोवाट आवर है, जो कि राष्ट्रीय औसत से कम है। और इस बात का हवाला देकर के ये बताया गया है कि जो पुराने प्लांट हैं उनको ये कहना कि उनकी इफिशिएंसी यानी कि दक्षता कम है, ये सही नहीं होगा। और इस एग्जाम्पल को बताते हुए यहाँ पर बताया गया है कि बहुत सारे जो पुराने बिजली घर हैं जो कि कोयले से चलते हैं, वहां पर जो उत्पादन लागत है वो बहुत ही कम है। और यहाँ पर ये कहा गया है कि ये जो उत्पादन लागत इतना कम है वह इफिशिएंसी यानी कि दक्षता के बजाय स्थानीय लाभ के कारण है। आप सभी जानते हो कि बहुत सारे जो कोयला आधारित बिजली घर हैं वे कोयला स्रोतों के काफी करीब स्थित हैं और जिसके कारण वहां पर परिवहन लागत बहुत ही कम हो जाता है
और इसी स्थिति का लाभ उठाते हुए इन बिजली घरों के द्वारा बहुत ही कम लागत में बिजली पैदा की जाती है। यहाँ पर एक बचत विश्लेषण भी किया गया और कहा गया है कि 25 साल से पुराने संयंत्रों को बंद करने से उत्पादन लागत में कुल बचत सालाना 5,000 करोड़ रुपए से कम होगी, जो कुल बिजली उत्पादन लागत का सिर्फ 2% है। तो ये कहना कि अगर हम इन पुराने संयंत्रों को बंद कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है उत्पादन लागत में कमी आ जाएगी, ये भी गलत बात है। यहाँ पर ये कहा गया है कि ये बचत निश्चित लागतों जैसे ऋण चुकौती के भुगतान के लिए भी पर्याप्त नहीं हो सकती, जो किसी भी तरीके से भुगतान करना होगा, भले ही संयंत्र को समय से पहले बंद कर दिया जाए। इसी तरीके से यहाँ पर यह भी कहा गया है कि 25 साल से पुराने संयंत्रों के उत्पादन को नए कोयला संयंत्रों से बदलने से कोयले की खपत में भी केवल 1 से 2% की कमी आएगी, यानी कि यहाँ पर जो बचत है वो भी बहुत ही कम है। तो ये कहना कि अगर हम नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे और उसका उपयोग करके नए कोयला संयंत्र लगाएंगे तो यहाँ पर कोयले की खपत कम होगी, उसका भी कोई आधार नहीं है। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि अगर हम इन पुराने संयंत्रों में प्रदूषण को कम करने के लिए उपकरण स्थापित करते हैं तो भी ये संयंत्र आर्थिक रूप से व्यवहार बने रहेंगे, यानी कि अगर हम प्रदूषण को कम करने के लिए इन पुराने संयंत्रों में उपकरणों की स्थापना करते हैं तो उस लागत के कारण इन पुराने संयंत्रों पर ज्यादा आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा और वे आर्थिक रूप से लाभकारी बने रहेंगे। तो यहाँ पर एक एक करके जो तर्क दिए गए हैं इस पक्ष में कि पुराने संयंत्रों को बंद कर देना चाहिए, उसको एक एक करके यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है कि किस तरीके से हमें इन सभी बिंदुओं पर अच्छे तरीके से विश्लेषण करने की आवश्यकता है। यहाँ पर बंद करने के जोखिम के ऊपर भी चर्चा की गई है और कहा गया है कि अगर हम इन पुराने संयंत्रों को बंद कर देते हैं तो हो सकता है कि देश के अनेक राज्यों में बिजली की कमी हो जाए। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जिस न्यू टेक्नोलॉजी की बात हो रही है वो हमारे देश में अभी तक अवेलेबल नहीं है, और जब तक वो टेक्नोलॉजी हमारे देश में आ नहीं जाती तब तक हमें इन पुराने संयंत्रों को चलाना चाहिए, जिससे हमारे देश में बिजली की कमी ना हो पाए। इस एडिटोरियल में सबसे अंतिम ये समझाया गया है जो भी तर्क इन पुराने संयंत्रों को बंद करने के लिए दिए जा रहे हैं उन सभी तर्कों का विश्लेषण जरूरी है और उसके बाद ही सरकार को यह फैसला लेना चाहिए कि 25 साल से ज्यादा पुराने संयंत्रों को बंद करना है या नहीं करना है। तो इस बात को लेकर के यहाँ पे चर्चा की गई है और समझाने का प्रयास किया गया है कि सरकार के द्वारा जो ये बातें कही गई हैं कि अगर हम 25 साल से पुराने कोयला संयंत्रों को बंद कर देते हैं तो उससे उत्सर्जन में कमी आएगी, प्रदूषण में कमी आएगा और भारत सरकार का जो लक्ष्य है उत्सर्जन को लेकर के उसे पूरा करने में कामयाबी मिल जाएगी। तो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल है ये और यहाँ पर जितने भी इम्पोर्टेंट बातें हैं उसको मैंने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। आप आसानी से इसे जाकर के देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आइए एक और एडिटोरियल की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 7 में एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है द मैनी हर्डल फॉर ए स्टूडेंट और ये टॉपिक जीएस पेपर 2 गवर्नेंस से जुड़ा हुआ है। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश से बहुत सारे स्टूडेंट विदेशों में जाकर के पढ़ाई करते हैं और कोविड-19 के कारण विदेशों में पढ़ने वाले और विदेश जाने के इच्छुक भारतीय छात्रों को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस एडिटोरियल में ये बताया गया है कि चीन और भारत के छात्र यूएस में सभी सक्रिय विदेशी छात्रों का 47% हैं, यानी कि इन दोनों देशों के द्वारा सबसे ज्यादा मात्रा में यूएस में छात्र जाकर के पढ़ाई करते हैं। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि 2019-20 में यूके हो या फिर ऑस्ट्रेलिया हो, वहां पर भारतीय छात्र दूसरे सबसे बड़े छात्र समुदाय के रूप में शामिल हैं। और हाल के वर्षों में कनाडा की ओर भारतीय छात्रों का रुख हुआ है। आप सभी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के द्वारा कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे हमारे छात्रों के ऊपर और उसका सबसे बड़ा फायदा कनाडा को हुआ है और इसके कारण कनाडा भारतीय छात्रों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभरा है। और अब भारतीय छात्र कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय छात्र समुदाय का सबसे बड़ा समूह है। और इसी को लेकर के यहाँ पर यह समझाने का प्रयास किया गया है कि जो छात्र विदेशों में पढ़ रहे हैं या फिर जो छात्र विदेश जाकर के पढ़ने के इच्छुक हैं, कोविड-19 के कारण उन्हें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और उन्हीं चुनौतियों की यहाँ पर चर्चा की गई है। यहाँ पर यह कहा गया है कि ये छात्र जब विदेश में पढ़ने जाते हैं उससे भारत की छवि उन देशों में बहुत ही अच्छी बनती है, लेकिन इन छात्रों को जो समस्याएं आती हैं
उसे अक्सर हमारे द्वारा नजरअंदाज कर दिया जाता है। हाल के वर्षों में भारतीय छात्र संघ ने इन चिंताओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है और यहाँ पर 3 सबसे बड़ी चुनौतियों की चर्चा की गई है। पहली सबसे बड़ी चुनौती है, यहाँ पर सबसे पहले कहा गया है कि अधिकांश भारतीय छात्रों को 2020 में लॉकडाउन लागू करने से उड़ानों में व्यवधान और दूतावासों द्वारा छात्र वीजा जारी नहीं करने के कारण अपनी योजनाओं में देरी करनी पड़ी और इसके कारण 2020 में अध्ययन के लिए बाहर जाने वाले छात्रों की संख्या में भारी गिरावट आई है। यहाँ पर विदेश मंत्रालय के डेटा का उपयोग किया गया है और कहा गया है जहां 2019 में करीब 5.9 लाख छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश गए थे, वहीं 2020 में सिर्फ 2.6 लाख ही जा पाए हैं। यानी कि कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन लगाना पड़ा, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद करना पड़ा और वीजा देने में जो देरी हुई, उसके कारण बहुत सारे छात्र पढ़ाई के लिए विदेश नहीं जा पाए और ये साफ साफ उनकी संख्या में झलकता है। यहाँ पर जो दूसरी चुनौती है वो है टीकाकरण। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे देशों में जब लॉकडाउन को खोला जा रहा है तो वहां पर बाहर से आने वाले छात्रों के लिए टीकाकरण अनिवार्य कर दिया गया है। और आप सभी जानते होंगे कि भारत में जिन वैक्सीन का यूज हो रहा है उसमें से कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी को अभी भी WHO के द्वारा मान्यता नहीं दी गई है और यूएस के द्वारा भी इन वैक्सीन को मान्यता नहीं दी गई है और ऐसे छात्र जिनके द्वारा ये वैक्सीन लगाए गए हैं उन्हें जो है अभी यूएस में एंट्री नहीं मिल पाएगी। जिन छात्रों ने कोविशील्ड लगवाया है उन्हें भी दूसरी खुराक के लिए लगभग 12 सप्ताह का इंतजार करना पड़ रहा है और इसके कारण भी उनके जाने में बहुत ज्यादा देरी हो रही है। और इसको देखते हुए यहाँ पर कहा गया है कि सरकार को विदेश जाने वाले छात्रों को प्राथमिकता देना चाहिए, उनका टीकाकरण तेजी से करना चाहिए। यहाँ पर जो तीसरा चुनौती है वो ये है कि कोविड-19 के कारण जिस तरीके से पूरी दुनिया में आर्थिक गतिविधि कम हुई है, उस कारण से विदेशों में जाकर के पढ़ने वाले छात्रों को वहां पर नौकरी मिलने में भी मुश्किल हो रहा है और इस कारण से बहुत सारे छात्र विदेश जाकर के अपनी पढ़ाई करने में असमर्थ हो रहे हैं। तो यहाँ पर इन 3 समस्याओं का उल्लेख किया गया है और कहा गया है कि भारत सरकार को इन मुद्दों को संबोधित करना चाहिए, उन्हें ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर यह कहा गया है कि भारत सरकार के द्वारा कम से कम हवाई यात्रा से संबंधित नीतियां और कोवैक्सीन को मान्यता दिलाने जैसे मुद्दों पर काम करना चाहिए ताकि जो विदेश जाने के लिए इच्छुक छात्र हैं उन्हें कुछ सुविधा मिल सके, उनकी जो चुनौतियां हैं वो थोड़ी बहुत कम हो सके। तो इसको लेकर के यहाँ पर चर्चा किया गया है और ये समझाने का प्रयास किया गया है किस तरीके से भारत से भारी मात्रा में छात्रों के द्वारा विदेश जाकर के पढ़ाई की जाती है और कोविड-19 के कारण इसमें कमी आई है और यहाँ पर जो चुनौतियां इन छात्रों को झेलनी पड़ रही हैं उसका जिक्र करते हुए उसके समाधान के ऊपर भी चर्चा किया गया है। आइए एक और एडिटोरियल पे हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 7 पे एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है द सॉवरिंग राइट टू टैक्स इज नॉट एब्सोल्यूट और ये टॉपिक जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। इस टॉपिक को लेकर के हमने कल भी चर्चा की थी, आप जाकर के कल का द हिंदू विश्लेषण देख सकते हैं जहां पर हमने इस टॉपिक पर चर्चा की हुई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा संसद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक पेश किया गया है जिसका उद्देश्य आयकर अधिनियम 2012 के संशोधन को रद्द करना है। 2012 का संशोधन वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उलटने के लिए लाया गया था और इस संशोधन के द्वारा आयकर कानूनों को बदल करके हमारे देश में पूर्वव्यापी करों को लागू कर दिया गया था। इसके ऊपर हमने कल भी चर्चा की है। आप सभी को पता होगा कि ये पूर्वव्यापी कर लगाने के कारण वोडाफोन ने भारत नीदरलैंड के निवेशक राज्य विवाद निपटान न्यायाधिकरण यानी कि इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट ट्राइब्यूनल ISDS में मुकदमा किया भारत के खिलाफ और केएस एनर्जी ने भारत यूके द्विपक्षीय निवेश संधियां के समक्ष भारत पर मुकदमा किया और इन दोनों न्यायाधिकरणों ने माना कि भारत के कर कानूनों में पूर्वव्यापी संशोधन ने 2 BIT के निष्पक्ष और न्यायसंगत कर के प्रावधान का उल्लंघन किया है और यहाँ पर इन दोनों न्यायाधिकरणों ने इन दोनों कंपनियों के पक्ष में फैसला सुनाया। आप सभी को पता होगा कि भारत के द्वारा इन फैसलों के खिलाफ अपील किया गया है और यहाँ पर भारत का कहना है कि कोई विदेशी ट्राइब्यूनल भारत सरकार के
कर लगाने के अधिकार को चुनौती नहीं दे सकता। और यहां पर इसी को लेकर के चर्चा की गई है। कल का जो समाचार विश्लेषण था उसमें मैंने आपको बताया था कि आखिर ये विवाद क्या है और भारत सरकार के द्वारा कौन कौन से संशोधन यहाँ पर लाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इस एडिटोरियल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाने का प्रयास किया गया है। जैसा कि मैंने कहा कि भारत सरकार का कहना है कि किसी इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल के द्वारा यह तय नहीं किया जा सकता कि भारत किस तरह का कर लगाए या नहीं लगाए, यानी कि कर का जो अधिकार है वो भारत का अपना अधिकार है, भारत इसमें संप्रभु है। और इसी को यहाँ पर आधार बना करके इस एडिटोरियल में कहा गया है कि कर लगाने का जो अधिकार है कंपनियों के ऊपर वह पूर्ण नहीं है। और वो कैसे पूर्ण नहीं है इसको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर यह बताया गया है कि ISDS यानी कि इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट ट्राइब्यूनल के बहुत सारे निर्णयों में इस सिद्धांत को मान्यता दी गई है कि कर लगाना किसी भी देश का अपना शक्ति है, वह उसका संप्रभु अधिकार है। लेकिन यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जब किसी देश के द्वारा टैक्स लगाया जाता है किसी कंपनी पर, तो उस देश को यह देखना होता है कि जो टैक्स लगाया जा रहा है वह निष्पक्ष हो और न्याय संगत हो। इस एडिटोरियल में कहा गया है कि जितने भी केस ISDS के पास जाते हैं उनमें से अधिकतर केस ऐसे ही रहते हैं जहां पर कंपनियों के द्वारा ये कहा जाता है कि जो कर उन पर लगाया गया है वो जबरदस्ती कर लगाया गया है, वह निष्पक्ष है और न्याय संगत नहीं है। यानी कि यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया गया है कि कर लगाने का अधिकार किसी भी देश का अपना अधिकार होता है, लेकिन अगर किसी देश के द्वारा किसी कंपनी पर जबरदस्ती कर लगाया जाए और ये कर न्याय संगत नहीं हो तो आप ये नहीं कह सकते कि कर लगाने का अधिकार उस देश के संप्रभु अधिकार में से एक है। यानी कि जब तक कर न्याय संगत है, निष्पक्ष है, तब तक तो सही है, लेकिन जहां पर वो निष्पक्ष नहीं रहता, न्याय संगत नहीं रहता, वहां पर यह कर उस देश के संप्रभु अधिकार से बाहर हो जाता है। यहां पर अधिकारों की सीमा की चर्चा की गई है। यहां पर कहा गया है कि कर लगाने के राज्य के संप्रभु अधिकार और कराधान उपायों की वैधता के बावजूद इस सार्वजनिक शक्ति के प्रयोग की कुछ सीमाएं हैं। जैसा कि हमने अभी अभी चर्चा किया कि कंपनियों के द्वारा इन ट्राइब्यूनल में जिस बात को आधार बनाकर के चुनौती दी जाती है वो है निष्पक्ष और न्याय संगत उपचार का प्रावधान। इसको समझाने के लिए ISDS के कुछ मामलों की चर्चा की गई है। यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण मामला है वो है बर्लिंगटन बनाम इक्वाडोर। और इस विवाद में निवेशकों ने यूनाइटेड स्टेट इक्वाडोर BIT के तहत तेल की खोज के परिणाम स्वरूप अतिरिक्त लाभ पर लगाए गए इक्वाडोर सरकार के कर को चुनौती दी थी। और यहाँ पर ट्रिब्यूनल ने माना था कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत अगर कोई देश किसी पर कर लगाता है तो सबसे पहले ये देखना होगा कि क्या वो कर भेदभावपूर्ण है कि नहीं। अगर वो कर भेदभावपूर्ण है तो यहाँ पर उसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत चुनौती दी जा सकती है। और दूसरी बात यहाँ पर कही गई थी कि आप जबरदस्ती उस कर को नहीं वसूल सकते, यानी कि यह जब्ती नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से भारत सरकार के द्वारा 2012 में कर कानूनों को चेंज करके पिछले किए गए सौदों पर जबरदस्ती कर लगाया गया था, वह इसके अंदर आता है। यानी कि अगर कर भेदभावपूर्ण है और उसे जबरदस्ती लगाया गया है तो यहाँ पर इसको आधार बना करके कंपनियों के द्वारा इन्हें चुनौती दी जा सकती है। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि भारत के द्वारा 2016 से ही अगर कोई BIT की जाती है, यानी कि बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी की जाती है जो कि दो देशों के बीच में होती है, ऐसी ट्रीटी में कर के उपायों को पूरी तरीके से निवेश संधि से बाहर कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद भारत सरकार अपनी मन मर्जी से इन निवेश संधियों पर कर नहीं लगा सकती। कहने का आशय यह है कि अगर भारत सरकार के द्वारा जो कर लगाया जाता है वह न्याय संगत होना चाहिए, वो सभी के लिए बराबर होना चाहिए। अगर यह न्याय संगत नहीं है, बराबर नहीं है, तो ऐसा करने के बावजूद भी इन कंपनियों के द्वारा इन करों को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में चुनौती दी जा सकती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कहा जा रहा है, जैसा कि मैंने कहा कि भारत सरकार के द्वारा जो फैसले आए हैं उसके खिलाफ वोडाफोन के मामले में और केयन्स एनर्जी के मामले में उसको यह कह के चुनौती दी गई है कि टैक्स लगाना भारत सरकार का संप्रभु अधिकार है और इसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
और इसीलिए इस एडिटोरियल में समझाने का प्रयास किया गया है कि कर लगाने का जो अधिकार है वो पूर्ण नहीं है। अगर देश के द्वारा किसी कंपनी पर कर लगाया जाता है तो वह कर निष्पक्ष और न्याय संगत होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो कंपनी के द्वारा इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल में इसको लेकर के केस किया जा सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। आइए अब इन समाचारों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, पुलिस स्टेशन मानवाधिकारों और गरिमा के लिए सबसे बड़ा खतरा पेश करते हैं, इस कथन पर चर्चा करें। तो जिस तरीके से सीजीआई के द्वारा इसको लेकर के बातें कही गई हैं और जो बातें वहां पर उठाई गई हैं सीजीआई के द्वारा, आप उसकी यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं। आप बतला सकते हैं किस तरीके से लोग पुलिस स्टेशन में जाने से डरते हैं, और इन सभी बातों की चर्चा करते हुए आपको इस कथन को समझाना है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत कर का संप्रभु अधिकार पूर्ण नहीं है, इस कथन पर चर्चा करें। तो अभी अभी हमने इस पर चर्चा की है और जहां पर मैंने ये समझाने का प्रयास किया है कि अगर किसी देश के द्वारा किसी कंपनी पर टैक्स लगाया जाता है, खास करके उन कंपनियों पर जिन्होंने बायलैटरल ट्रीटी के तहत निवेश किया है भारत में, तो अगर ये कर न्याय संगत नहीं है, सभी के लिए बराबर नहीं है, तो इन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल में चुनौती दी जा सकती है। तो इन सभी बातों का आप यहाँ पर उपयोग करें और अपने उत्तर को लिखने का प्रयास करें। आशा करता हूं कि आपको आज का यह समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा। सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। मेरे द्वारा कही गई बातों को सुनने के बाद आपको ये एडिटोरियल बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।